हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, जियोलाइट और जियोलाइट में आकृति वर्णात्मकता, सेलेक्टिविटी जो है वो किस प्रकार से पाई जाती है, उन सभी टॉपिकों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था और आई होप आपने उन्हें अच्छी तरीके से समझा होगा। और आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, ये क्या होते हैं, इनके अंतर देखेंगे। कोलाइडी विलयन क्या होता है और उनका वर्गीकरण जो है वो देखेंगे। और इसमें दो वर्गीकरण जो है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलाइड। अब देखिए, कोलाइड के बारे में समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ग्राहम जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया। उसने पदार्थ को अपने हिसाब से दो भागों में बांटा। एक जो था उसको उसने क्या कहा, क्रिस्टलॉइड, और जो दूसरा था उसको क्या कहा उसने, कोलाइड कहा। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण है वो उसने किस आधार पे किया। उसने ये कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली को पारगमित कर जाते हैं या जंतु झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं, उन्हें उसने कहा क्रिस्टलोइड। जंतु झिल्ली से विस्तृत होने का तात्पर्य है कि जंतु झिल्ली को पार कर जाते हैं। और वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं होते यानी जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते, उन्हें उसने क्या कहा, कोलाइड कहा। ओके। क्रिस्टलोइड के बारे में उसने एग्जाम्पल दिए कि NaCl का जो विलयन होता है, यूरिया का जो विलयन होता है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलोइड होते हैं। और कोलाइड के बारे में उसने कहा कि स्टार्च है, गोंद है, ये सभी जो हैं वो कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राहम जो था उसने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलोइड, और जो जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं। लेकिन इसकी ये अवधारणा जो थी वो सही साबित नहीं हुई, क्योंकि NaCl का जो विलयन होता है, यदि हम बात करें, NaCl जो है उसका जो जल में विलयन होता है वो तो किसका काम करता है, यानी कि वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इस NaCl का जो बेंजीन में विलयन होता है यानी कि C6H6 में जो विलयन होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, वो किसकी भांति व्यवहार करता है, कोलाइड की भांति जो है वो व्यवहार करता है। ओके, देखते हैं इसको, कोलाइड। ये कोलाइड। ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये क्रिस्टलोइड की भी भांति व्यवहार कर रहा है और कोलाइड की भी भांति व्यवहार कर रहा है। तो इस कारण ये अवधारणा जो थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, गलत साबित हो गई थी। ओके, तो देखते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, ग्राहम ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली को क्या कर जाते हैं, विस्तृत कर जाते हैं, यानी कि उसको पारगमित कर जाते हैं, उन्हें उसने क्या कहा, क्रिस्टलोइड कहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, नमक यानी कि NaCl और यूरिया का विलयन। इसके अलावा उसने कोलाइड के बारे में क्या कहा कि वे जो पदार्थ जो जंतु झिल्ली को पारगमित या विस्तृत नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स उसने बताए थे कि स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये अवधारणा जो थी वो सही नहीं थी। उसका कारण क्या है कि उसने जो बताया था उसके अनुसार यदि देखें, नमक यानी कि NaCl जल में तो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्रिस्टलोइड की भांति, और यदि उसे बेंजीन में घोलते हैं तो किसकी भांति व्यवहार करता है, कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार ग्राहम की जो अवधारणा क्रिस्टलोइड और कोलाइड की जो थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। अब यहाँ पर कोलाइड की यदि हम बात करें तो कोलाइड जो होता है वो वास्तव में एक पदार्थ नहीं होता, बल्कि क्या होती है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। कोलाइड को क्या कहते हैं हम, पदार्थ की एक अवस्था कहते हैं। और इसके कणों का आकार जो है वो हम कितना बता सकते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -6 मीटर के मध्य होता है। तो इस प्रकार से कोलाइड के बारे में ये अवधारणा जो थी वो शुरू हुई कि कोलाइड जो है वो वास्तव में एक पदार्थ नहीं बल्कि क्या होता है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। ओके, उसके बाद में देखिए,
विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन का ये जो प्रकार था वो कणों के आधार पर बताया गया था कि कणों के आधार पर यदि देखें तो विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार यदि हम कहें तो वो होता है वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। दूसरा जो विलयन है वो कौन सा होता है? कोलाइड। और तीसरा जो है वो क्या होता है? निलंबन होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इनका ये जो वर्गीकरण है वो कणों के आधार पर किया गया है। तो पहला जो वास्तविक है उसमें हम कह सकते हैं कि इनके कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइड जो है इनके कणों का आकार जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। और जो निलंबन होते हैं उनके कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके से कणों के आधार पर यानी कि कणों के आधार पर विलयनों को कितने प्रकार में बांटा? 3 प्रकार में। पहला वास्तविक विलयन था जिसके कणों का आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से कम। दूसरा होता है कोलाइड जिसके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। और तीसरा जो है वो निलंबन है, उसके कणों का आकार कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, तो इस प्रकार से विलयन जो था उसे 3 भागों में बांटा गया था। देखिए, पहला वास्तविक विलयन जिसके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर भी इसे कह सकते हैं। दूसरा जो है वो कौन सा है? कोलाइडी विलयन। और इसके कणों का आकार जो है वो कितना है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के मध्य होता है। और तीसरा जो है निलंबन जिसके कणों का आकार मैंने अभी बताया कि 1000 नैनोमीटर से अधिक, यानी कि 10⁻⁶ मीटर से अधिक। और इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि हम इन्हें आंखों से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विलयन के ये 3 प्रकार थे। इन 3 प्रकारों के बारे में अभी हम अंतर सहित पढ़ेंगे। उससे पहले इनके डायग्राम जो है वो देखिए। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। कोलोइडल यानी कि कोलाइडी विलयन हो गया। और जो तीसरा है सस्पेंशन यानी कि इसे कह सकते हैं हम निलंबन। तो आप देख सकते हो कणों का आकार इसका एकदम छोटा है, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम है। इसके कणों का आकार थोड़ा बड़ा हुआ, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और यहाँ हम देख सकते हैं इनके कणों का आकार इन दोनों से ही बड़ा है, यानी कि इसका आकार कितना हो गया? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम। इसका हो गया 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और इसका जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इन तीनों विलयनों को। ओके, अब इनके जो है अंतर जो है तीनों में हम देख सकते हैं। देखिए, पहला अंतर हम देखते हैं इनकी प्रकृति का। वास्तविक विलयन जो है उनकी प्रकृति कैसी होती है? समांगी होती है। समांगी से तात्पर्य है कि इसके अंदर जो विलेय और विलायक होते हैं वो समान रूप से एक जगह वितरित रहते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी, यानी कि इनके अंदर हम कह सकते हैं कि समान रूप से वितरण नहीं पाया जाता। और ऐसा ही निलंबन में होता है। ओके, दूसरा देखिए प्रावस्था। वास्तविक विलयन में प्रावस्था एक ही, यानी कि विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे में मिश्रित रहते हैं। समांगी मिश्रण है या समांगी विलयन होता है, इसलिए प्रावस्था जो है वो केवल एक ही प्रकार की पाई जाती है। जबकि कोलाइड विलयन में प्रावस्था 2 प्रकार की होती है। आगे हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। और ठीक ऐसा ही निलंबन के अंदर भी पाया जाता है। इसके अंदर भी 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। ओके, अगला जो देखिए कणों का आकार। कणों के आकार के आधार पर अभी हमने देखा है कि वास्तविक विलयन जो है उसके कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। और जो दूसरा कोलाइड विलयन है उसमें हम कहेंगे इनका आकार जो है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के मध्य होता है। ओके, और तीसरा जो है वो देखिए 1000 नैनोमीटर से 10⁻⁶ मीटर से अधिक होता है। ओके, अगला जो देखिए कणों की दृश्यता। तो कणों की दृश्यता से तात्पर्य है कि कणों को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। जैसा कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम, इसलिए इनके कणों को हम नहीं देख सकते।
इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है तो सूक्ष्मदर्शी से हम इन्हें देख सकते हैं, जबकि निलंबन के कणों का आकार तो और ही बड़ा होता है, तो इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना ही हम यानी कि सीधे आंखों से भी देख सकते हैं। वास्तविक विलयन की यदि हम बात करें तो उसमें गुरुत्वाकर्षण जो है वो नगण्य पाया जाता है, यानी इनके अंदर जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते। ऐसा ही कोलाइडी विलयन के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं होता है। निलंबन में कण जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, इसमें कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके, अगला अंतर जो है वो हम देखते हैं अधिशोषण। यदि हम बात करें वास्तविक विलयन में अधिशोषण की प्रवृत्ति जो है वो नहीं पाई जाती है या बहुत कम होती है, लेकिन कोलाइडी विलयन जो है वो अधिक अधिशोषण दर्शाता है। इनमें अधिशोषण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक पाई जाती है, और निलंबन में अधिशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, अधिशोषण का पीछे हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी ठोस के संपर्क में द्रव या गैस को रखते हैं तो उसके कण उसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। ये घटना जो है वो क्या कहलाती है? अधिशोषण। ओके, ब्राउनी गति वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते। ब्राउनी गति से तात्पर्य है कि कणों की यादृच्छिक गति जो होती है, यादृच्छिक गति यानी कि कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, यानी कि एक कण है ये यहाँ गति कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से ये जो रैंडमली या यादृच्छिक गति होती है, इस गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो वास्तविक विलयन ये गति नहीं दर्शाते, लेकिन कोलाइडी विलयन ये गति दर्शाते हैं, और निलंबन में भी ये नहीं होते क्योंकि इनके कण जो है वो नीचे अवक्षेपित रहते हैं, इसलिए ब्राउनी गति दर्शाने में यहाँ इनका कोई रोल नहीं होता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से तात्पर्य है कि कोई भी प्रकाश पुंज जो है उसके मार्ग में यदि कण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वो प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। इसे डिटेल से हम आगे भी देखेंगे। जैसे मान लिया रोशनदान है, रोशनदान से कोई लाइट आ रही है तो उस लाइट के मार्ग में या उस प्रकाश के मार्ग में हमें कण, रेत के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? टिंडल प्रभाव। तो वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए जो प्रकाश आता है वो इनके कणों से टकरा नहीं पाता और प्रकीर्णित नहीं हो पाता, इसलिए ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। इनके कणों का आकार बड़ा है इसलिए ये दर्शा सकते हैं, यानी कि ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते क्योंकि निलंबन के कणों का आकार अत्यधिक है और ये जो है वो प्रावस्था के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कि नीचे इकट्ठे रहते हैं, और नीचे इकट्ठे रहने के कारण इनमें टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दर्शाया जाता। ओके, और इनके कणों का आकार भी बड़ा है, इस कारण भी ये हम बता सकते हैं। अगला जो है विसरण। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण ये तेजी से विसरित हो जाते हैं। इनमें विसरण धीमी गति से होता है, जबकि इनके अंदर विसरण बिल्कुल भी नहीं होता है। विसरण का तात्पर्य गति। विद्युत क्षेत्र के बारे में यदि हम कहें तो वास्तविक विलयन जो होते हैं वो एक प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। तो इनमें धनायन जो है वो कैथोड की ओर और ऋणायन जो है वो क्या होता है? एनोड की ओर गमन करता है। तो कोलाइड विलयन की यदि बात करें, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है? इसके कण जो है वो विपरीत आवेशित प्लेट की ओर स्कंदित हो जाते हैं या विपरीत आवेशित प्लेट की ओर गति करते हैं। इसका कारण क्या है कि कोलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, वो आवेश या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा, जबकि निलंबन में कणों पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये है विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं? अप्रभावित होते हैं। प्रकटता, यानी कि यदि इनका विलयन हम देखें, वास्तविक विलयन को यदि हम देखें तो ये विलयन क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, लेकिन ये जो है वो सामान्यतया पारदर्शी होते हैं, कई बार ये पारदर्शी भी नहीं होते, और निलंबन जो है वो क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो इस तरीके से हमने वास्तविक विलयन और निलंबन में कुछ अंतर जो दे, यानी कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में कुछ अंतर जो थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए। आगे देखिए कोलाइडी विलयन की प्रावस्था। कोलाइडी विलयन की प्रावस्था जो है वो दो होती है। एक तो होती है परिसिप्त, एक तो कौन सी प्रावस्था? परिसिप्त प्रावस्था, और एक होती है आपकी परिक्षेपण माध्यम। अब देखिए परिसिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिसिप्त प्रावस्था यदि हम बात करते हैं विलयन में दो अवस्थाएं होती है। एक होती है विलय जो घुली हुई रहती है, और एक होती है विलायक जिसमें घोला जाता है। तो यहाँ पर भी परिसिप्त प्रावस्था जो है
वह जो विस्तृत रहती है यानी कि घुली हुई रहती है यानी कि विलय, उसे ही हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण का माध्यम का अर्थ है कि वह प्रावस्था जिसमें विस्तृत रहती है या विसरण रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि विलायक जो होता है, इसे भी हम परिक्षेपण माध्यम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ तात्पर्य हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि एक प्रकार से विलय कह सकते हैं, और परिक्षेपण माध्यम एक प्रकार से हम उसे क्या कह सकते हैं, विलायक कह सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसा कि हमने अभी कहा कि कोलाइडी कणों की प्रावस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि कोलाइडी कण जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। इसे हम क्या मान सकते हैं, विलय भी मान सकते हैं। दूसरा जो है वो कौन सा है, परिक्षेपण माध्यम, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कण जिसमें मिले हुए रहते हैं या वितरित रहते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, परिक्षेपण माध्यम। और इसे हम क्या मान सकते हैं, विलायक के समान भी मान सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इसे हम एक चित्र के थ्रू, ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसमें देखिए ये, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो वितरित हैं, ये जो वितरित हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जिसमें ये वितरित हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्ज मीडियम, यानी कि परिक्षेपण माध्यम हम उसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये जो माध्यम यानी कि ये जो कण हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये जो है उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम। ओके, तो इस तरीके से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कोलोइडी विलयन के अंदर पाई जाती है। दो अवस्थाएं, जैसा कि अभी हमने कहा, एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक कौन सी, परिक्षेपण माध्यम। ओके, तो यहाँ ये जो बिंदु बिंदु जो दर्शाए जा रहे हैं वो तो क्या होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो नीचे जो ये बताया जा रहा है ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम। ओके, आगे चलते हैं। अब परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन जो है उन्हें निम्न नाम दिए जाते हैं। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम जो है वो क्या क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, और वायु यानी कि एयर जो है वो भी हो सकती है। अब देखिए यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो वो जो कोलाइडी विलयन होता है उसका नाम जो है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोसोल। क्या नाम हो जाता है, हाइड्रोसोल, हाइड्रो जल। ओके, ठीक इसी प्रकार से यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, एल्कोहल, तो ऐसे कोलाइडी विलयन का नाम हो जाता है एल्कोसोल। क्या नाम हो जाता है, एल्कोसोल। ठीक इसी प्रकार से यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है तो उसका नाम हो जाता है बेंजोसोल। ओके, ठीक इसी प्रकार से यदि परिक्षेपण माध्यम वायु हो तो वायु यानी कि एयर, इसका नाम हो जाएगा एरोसोल। ठीक है, तो यहाँ हम परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों को नाम दे सकते हैं। यदि जल हो तो हाइड्रोसोल, एल्कोहल हो तो एल्कोसोल, बेंजीन हो तो बेंजोसोल, और वायु या एयर हो तो उसे क्या कह सकते हैं, एल्कोसोल हम कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे हाइड्रोसोल, परिक्षेपण माध्यम यदि एल्कोहल हो तो उसे एल्कोहल या एल्कोसोल भी कहते हैं, एल्कोसोल। ओके, और यदि परिक्षेपण माध्यम जो है वो बेंजीन हो तो उसे क्या कहते हैं, बेंजोसोल, और परिक्षेपण माध्यम यदि वायु हो तो उसे क्या कहते हैं, हम एरोसोल कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए कोलाइडी विलयनों का प्रकार। कोलाइडी विलयन जो है उसका वर्गीकरण जो है वो मुख्यतया 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार जो है वो देखिए, पहला प्रकार है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, द्रव या गैस, इस आधार पे इनका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। दूसरा देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में किस तरीके से अट्रैक्शन करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, उस आधार पे। और तीसरा जो है
वो हम कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। ओके, तो इस लेसन में हम इन केवल 2 वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। अगला जो वर्गीकरण यानी कि तीसरा वर्गीकरण वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है उसकी अवस्था के आधार पर। ओके, देखिए इस आधार पे हम देखते हैं। सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। तो देखिए यहाँ हमने टेबल को 4 भागों में बांटा है। एक है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम और एक है आपके कोलाइडी विलयन का प्रकार और एक है उदाहरण। अब देखिए यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर जो कोलाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, एरोसोल होगा। ओके, यहाँ आप देखिए परिक्षेपण माध्यम गैस है और जैसा कि मैंने बताया गैस हो तो उसका नाम हो जाता है एरोसोल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, धूल है, आंधी है, धुआं है। अब आंधी है, धूल है, धुआं है, इसमें हम देखें तो जैसे धुआं है तो धुएं में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन के कण होते हैं और क्या होती है, वायु होती है। तो जो कार्बन के कण है वो ठोस यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई और वायु जो है वो क्या होगी, परिक्षेपण माध्यम यानी कि गैस। ठीक इसी प्रकार से दूसरा चलते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था यदि ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो इन दोनों को मिलाने पर जो कोलाइड बनता है उसका नाम क्या है, सोल है। ओके, क्या नाम है उसका, सोल। एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्वर्ण सोल यानी कि सोने का सोल, रजत का कोलाइडी, सोल से तात्पर्य कोलाइड से ही है, गोंद का विलयन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे गोंद का विलयन देखिए तो गोंद यहाँ पर क्या है, ठोस है और परिक्षेपण माध्यम यानी कि जल में घुला हुआ है, तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, द्रव हो गया। तो इस तरीके से इसको मिलाने पर ये क्या हो गया, जो कोलाइड बना है उसे सोल कह दिया। तीसरा प्रकार देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, ठोस है। तो इस दोनों से जो बनता है उस कोलाइड का नाम क्या होता है, ठोस सोल होता है। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं, रत्न है, माणिक वगैरह जो होते हैं, मोती वगैरह, और कांच है, रंगीन कांच जिसे हम कह सकते हैं, और जो मिश्र धातुएं होती हैं जैसे हम कह सकते हैं कि तांबा जो है और जस्ता जो है, इनको मिलाने से जो मिश्र धातुएं बनती है, और भी मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। तो ये जो मिश्र धातुएं बनती है ये भी एक प्रकार से कौन सा है, ठोस सोल है। ओके, अगला प्रकार है, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, द्रव हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, तो यहाँ पर जो कोलाइड बनेगा उस कोलाइड का नाम क्या होगा, एरोसोल होगा। ओके, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कोहरा है और बादल है। देखिए कोहरा जो होता है उसमें जो द्रव पदार्थ होता है वो जल की बूंदें होगी यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था, और गैस यानी कि वायु जो है वो किसका काम करती है, परिक्षेपण माध्यम। यानी कि वायु में यदि जल की बूंदें आ जाती है तो वो बन जाता है कोहरा, और ऐसे सोल का नाम होता है एरोसोल, या कोलाइड जो है वो एरोसोल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार बादल का भी एग्जाम्पल। अगला देखिए, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव है, तो दोनों यदि होते हैं तो ऐसे कोलाइड का नाम होता है पायस या इमल्सन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दूध। ठीक है, तो दूध जो है उसमें द्रव जल होता है और वापस द्रव क्या होती है, वसा होती है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलाने पर बनता है पायस। अगला देखिए, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है, तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, जेल होगा, यानी कि इस तरीके से जेल। तो जेल कोलाइडी जो होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है। एग्जाम्पल बता सकते हैं, पनीर है, मक्खन है, बूट पॉलिश है, ये एग्जाम्पल इसके। अगला प्रकार देखिए, गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है, और एग्जाम्पल है इसका फोम, यानी कि जो झाग होते हैं, फेक जिन्हें हम कह सकते हैं, वो एग्जाम्पल है इनके। साबुन का जो विलयन होता है, साबुन का जल में विलयन, वो एक प्रकार से क्या है, कोलाइड का विलयन है। फेंटी हुई क्रीम जो है उसमें जो झागनुमा रहते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड का प्रकार है। अगला देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, गैस होगी, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, ठोस हो गया, और एग्जाम्पल है इसका ठोस फोम। ओके, यानी कि जो फोम आते हैं, डनअप जिन्हें हम कहते हैं, तो ये जो फोम है वो
इस प्रकार का कोलाइड होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, रबर फोम जो आते हैं, रबर फोम और स्टाइरिन फोम, ये एक प्रकार के बहुलक हैं। तो इस तरीके से हम कोलाइड जो हैं उनको परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर बता सकते हैं। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रकार के हो गए। ओके, तो इन्हें हम यहाँ बता सकते हैं। अब एक बात यहाँ देखिए कि गैस द्रव का तो आ गया, गैस ठोस का आ गया, लेकिन गैस प्लस गैस इसका कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं आया है। यानी कि गैस और गैस का कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों नहीं आया है, उससे पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ओके, जबकि गैस और गैस का मिश्रण जो है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। ओके, तो कोलाइड विषमांगी होते हैं और गैस का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, इसलिए गैस और गैस प्रकार का कोलाइड संभव नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखने का है कि मुख्य रूप से एरोसोल है, ठोस सोल है, पायस है, ये जो हैं अक्सर कोलाइड के प्रकार पूछे जाते हैं। कि जैसे ये पूछ लिया कि पायस या इमल्सन जो है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होती है, उदाहरण भी दीजिए। या फिर आ गया कोहरा जो होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वो क्या होते हैं। या फिर आ गया कि आंधी या धुआं जो होता है वो किस प्रकार का कोलाइड होता है, या इस प्रकार के कोलाइड के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वो भी बताइए। तो ध्यान में रखेंगे, इनमें इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं। कोलाइड का प्रकार बताइए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दे दी, या फिर कोलाइड का प्रकार दे दिया कि जैसे इमल्सन दिया और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पूछ लिया। ओके, तो एग्जाम्पल सहित इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। ओके, दूसरा वर्गीकरण चलते हैं हम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है उनके बीच में अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो अन्योन्य क्रिया के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही नाम से ही पता चलता है स्नेही, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच में यदि आकर्षण होता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, द्रव स्नेही या द्रव रागी। दूसरा है द्रव विरोधी, नाम से ही पता चल रहा है विरोधी, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम उनके बीच में आकर्षण नहीं होता, यानी कि प्रतिकर्षण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कहते हैं। तो इन दोनों को डिटेल से हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले द्रव स्नेही। ओके, सबसे पहले द्रव स्नेही या फिर द्रव रागी। अब इसके संबंधित कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम कहें कि द्रव स्नेही जो है वो हम परिक्षिप्त प्रावस्था, ध्यान रखिए कोलाइड में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है परिक्षेपण माध्यम। ओके, अब द्रव स्नेही के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, यहाँ कोलाइड जो है उनमें यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम के बीच में आकर्षण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही, यानी कि दोनों जो है वो आपस में मिली हुई रहती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव स्नेही या फिर द्रव रागी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो उसे हम जल स्नेही भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं। फिर यदि हम कहें कि द्रव स्नेही जो है उनको परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को डायरेक्ट मिलाओ और ये बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोंद का कोलाइड बनाना है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जल लिया और जल में गोंद पीसा हुआ डाल दिया और उसे मिक्स कर दिया तो वो बन गया कोलाइड। तो वो द्रव स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल है। वहाँ हमने क्या किया, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को सीधा ही मिला दिया बिना किसी मेथड के, यानी कि बिना कुछ और तरीके से डायरेक्ट मिलाया और ये तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक रख दिया तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग हो गए, ऐसा नहीं होता है, यानी कि इनका स्कंद नहीं होता है, ये नीचे अलग नहीं होते हैं। ओके, अगला पॉइंट जो है वो देखिए, ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय से तात्पर्य है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है उन दोनों को यदि हम अलग कर दें
और अलग करके वापस मिलाएं तो ये कोलाइड बन जाते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, ओके, और यहाँ हो गया परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक कोलाइड जो है वो बना दिया। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को वापस अलग कर लेते हैं, इसको और इसको अलग कर लिया। अब अलग करके जब वापस दोनों को मिक्स करेंगे तो वापस ये कोलाइड तैयार हो जाता है। जैसे गोंद का एग्जाम्पल हम बताएं तो गोंद, सूखा गोंद चूर्ण के रूप में और जल दोनों को मिक्स किया तो कोलाइड बन गया गोंद का। अब वापस उसको गर्म करके हम अलग कर सकते हैं और वापस उसको यदि मिलाएं तो वापस पहले जैसा तैयार हो जाता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये मुख्य पॉइंट इसके। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसके, गोंद है, स्टार्च है और जिलेटिन है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए इसका। दूसरा प्रकार है इसका द्रव विरोधी या द्रव राखी। जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं हो तो जो कोलाइड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, द्रव विरोधी। देखिए आकर्षण नहीं होता है। ओके, दूसरा देखिए हम इनके बीच में क्यों कह सकते हैं कि यदि विलायक यहाँ जल हो तो इनका नाम क्या हो जाता है, जल विरोधी हो जाता है। और ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और इसके अंदर कि ये जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, कुछ समय तक इन्हें रखने पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, अगली बात जो यहाँ ध्यान में रखने की है कि इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन्हें डायरेक्ट मिलाकर नहीं बना सकते हम, इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधियां काम में लेनी पड़ती है। जैसा कि द्रव स्नेह में था कि परिक्षिप्त प्रावस्था ली, परिक्षेपण माध्यम लिया, दोनों को एक साथ मिलाया और बन गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आप दोनों को सीधे मिला दो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण नहीं पाया जाता। इसलिए इनके लिए विशिष्ट विधियां होती हैं, वो विधियां काम में लेकर इन्हें बनाया जाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया ये अस्थायी होते हैं और शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय तक पड़े रहने पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगला अंतर जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल इसके कहें कि धातुएं होती है और धातु हाइड्रोक्साइड है और धातु सल्फाइड है, तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, द्रव विरोधी के हैं। ओके, अब यहाँ हम इन दोनों के बीच में हालांकि कुछ अंतर हमने देख लिए हैं, कुछ अंतर और देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। देखिए पहला देखिए द्रव स्नेही। जैसा कि हमने कहा द्रव स्नेही में इन्हें सीधे मिलाकर बनाया जा सकता है, यानी कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों हैं, दोनों को डायरेक्ट मिलाओ, मिलाते ही द्रव स्नेही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्हें डायरेक्ट नहीं बना सकते, इन्हें बनाने के लिए हमें विशिष्ट विधियां काम में लेनी पड़ती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मैंने बताया था, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को अलग कर दिया जाता है और वापस यदि मिलाएं तो पहले जैसा कोलाइड बन जाता है। लेकिन ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि यहाँ आप परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग कर दिए, अब यदि वापस उनको मिलाते हो तो इस प्रकार के कोलाइड बनना संभव नहीं है। तीसरा, इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। ओके, अगला देखिए, जैसा कि हमने कहा कि द्रव स्नेही जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी हैं इसलिए इनका स्कंदन हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। यदि हमें इनका स्कंदन करना है तो इनमें उचित विद्युत अपघट्य हमको मिलाना पड़ेगा और वो विद्युत अपघट्य जो है वो अधिक मात्रा में लेना होगा। अधिक मात्रा में हो तो ही ये स्कंदित होते हैं, अदरवाइज ये स्कंदित नहीं होंगे। स्कंदन का तात्पर्य अवक्षेपण से है, नीचे अवक्षेपित होने से है। लेकिन इनके स्कंदन के लिए हमें विद्युत अपघट्य की कोई खास मात्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। फिर भी यदि हम थोड़ी बहुत यदि मात्रा मिला भी दें तो ये आराम से स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि इनका स्थायित्व नहीं होता है, इस कारण ये जल्दी स्कंदित हो जाते हैं। अब देखिए ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते और ये टिंडल प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं क्योंकि यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग रहते हैं। यहाँ देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण
पाया जाता है, जबकि द्रव विरोधी में हमने कहा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, तभी इन्हें हम द्रव विरोधी कह रहे हैं। और वापस एक अंतर और देखते हैं कि ये क्या होते हैं, स्थायी, और ये क्या होते हैं, अस्थायी। और यहाँ इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, धातु ऑक्साइड और धातु सल्फाइड। तो इस प्रकार से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो है, इनमें कुछ सेलेक्टेड अंतर जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो है उसको हम डिटेल से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने कोलाइड विलयन है, वास्तविक विलयन है, निलंबन है, ये क्या होते हैं, इनके अंतर जो थे वो देखें। इसके अलावा कोलाइडी विलयनों का जो 2 वर्गीकरण थे, उन 2 वर्गीकरणों के बारे में हमने यहाँ डिटेल से देखा। तीसरा वर्गीकरण जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो और साथ ही आप चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।